नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं आप लोगों के साथ। और आप लोग सोचते होंगे कि काफ़ी समय बाद सर वीडियो डाल पाते हैं। मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं और जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचाऊं, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जिसके कारण आप कुछ भी सोचिए मेरे बारे में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में व्यक्तित्व का वर्गीकरण चल रहा था। आज मैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण का शुभारंभ करूंगा। तो व्यक्तित्व के वर्गीकरण में मैंने आपको कार्ल गुस्ताव युंग का जो वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण तक का मैटर मैंने सारा आप लोगों को क्लियर करवा दिया। उसके बाद मैं अब आगे की ओर चलता हूं। दोस्तों देखिए, एक बात ज़रूर सुने, जितने भी फर्स्ट रैंक एजुकेशन प्लेस मुरैना से जुड़े हुए प्रतिभागी हैं, आप लोग वीडियो को देखते हो, पढ़ लेते हो, पर लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में क्या जाता है आपका? आप वीडियो को लाइक करते हो, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट देखता है वो लाइक करे, लेकिन जिसको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, वो वीडियो को बिल्कुल लाइक ना करें। हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इतने लोग पसंद कर रहे हैं हमारे पढ़ाने को, इतने लोग हमें हमारे पढ़ाने को इग्नोर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। देखिए, व्यक्तित्व के वर्गीकरण में कार्ल गुस्ताव युंग का वर्गीकरण तक मैं बता चुका हूं। अब मैं वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं आप लोगों को स्प्रेंगर महोदय का। किसका वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं? स्प्रेंगर। देखिए, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया है? स्प्रेंगर महोदय ने व्यक्तित्व 6 प्रकार का बताया है। देखो, स्प्रेंगर S 1 2 3 4 5 6 कितने इसमें जो लेटर हैं 6। तो स्प्रेंगर ने कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया है? 6 प्रकार का बताया है। मैं एक ट्रिक्स लिखता हूँ, उसी के आधार पर व्यक्तित्व बता देंगे। तो स्प्रेंगर के व्यक्तित्व को याद करने के लिए ट्रिक्स क्या है कि समाज में आशा राधा से सुंदर है। समाज में आशा राधा से सुंदर है। बस एक लाइन याद रखनी है कि जो हमारा समाज है उसमें आशा राधा से क्या है? सुंदर है। तो देखो, समाज से हो गया अपना सामाजिक, समाज से हो गया सामाजिक, और मैं साइलेंट है, इसमें मैं साइलेंट है। और आशा से हो गया, आ से हो गया आर्थिक, और सा से हो गया अपना समाज से हो गया अपना। स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो समाज से हो गया अपना समाज शास्त्रीय आधार। किस आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो समाज शास्त्रीय आधार पर किया है। तो समाज से समाज शास्त्रीय आधार। आ से पहला प्रकार है आर्थिक, सा से दूसरा प्रकार है सामाजिक, रा से तीसरा प्रकार है राजनैतिक, और धा से चौथा प्रकार है धार्मिक, और से 5वां प्रकार है सैद्धांतिक। 5वां प्रकार है सैद्धांतिक। और सुंदर से हो गया सौंदर्यात्मक, ये अपना 6वां प्रकार है। यानी स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार के बताए हैं। समाज में आशा राधा से सुंदर है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक। देखिए, आर्थिक में लोग आते हैं, दुकानदार हैं, जितने व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन जितने भी होते हैं वो आर्थिक में आते हैं, अर्थशास्त्री वगैरह। सामाजिक में सामाजिक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, और राजनीतिक में भी यही लोग आते हैं। एक तरीके से नेता है, छोटे मोटे मंत्री हैं, जो राजनीति में इनको इंटरेस्ट होता है वो राजनीतिक में आते हैं। धार्मिक में आते हैं साधु, संत, महात्मा, पुजारी,
ये सब किस में आते हैं? धार्मिक में। सैद्धांतिक में कौन कौन आता है? एक तो दार्शनिक होता है, जो दार्शनिक फिलोसफर, वो सैद्धांतिक में होता है। दूसरा साइंटिस्ट होता है, वैज्ञानिक, वो अपना किस में आता है? वो अपना सैद्धांतिक व्यक्तित्व के प्रकार में आता है। सौंदर्यात्मक की बात करें तो जो प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं, कैसे लोग? प्रकृति प्रेमी, यानी प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग जितने भी होते हैं उनके अंदर कौन सा व्यक्तित्व पाया जाता है? सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व पाया जाता है स्प्रेंगर महोदय के अनुसार। इसके बाद ये स्प्रेंगर का वर्गीकरण था, केवल अपन को नाम याद रखनी है कौन कौन से वर्गीकरण हैं स्प्रेंगर के बाद। अब अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन विलियम यानी गाल्डन आलपोर्ट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक्स, एक लाइन में वर्गीकरण खत्म। ट्रिक्स क्या है? यानी आलपोर्ट को प्रवृत्ति के आधार पर प्रभु के अधीन रखा गया। आलपोर्ट को प्रवृत्ति के आधार पर प्रभु के अधीन रखा गया। प्रवृत्ति के आधार पर स्पष्ट होता है कि आलपोर्ट का वर्गीकरण किसके आधार पर है भैया? आलपोर्ट ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके आधार पर बनाया है भैया? स्वभाव या प्रवृत्ति। किस पे? स्वभाव या प्रवृत्ति के आधार पर किसके अधीन रखा गया? प्रभु के अधीन रखा गया। तो दो प्रकार का, एक तो प्रभुत्वपूर्ण और एक है अधीनस्थ। तो दो प्रकार का वर्गीकरण है आलपोर्ट का, एक है प्रभुत्वपूर्ण और दूसरा वर्गीकरण है जिसको अपन बोलते हैं अधीनस्थ। अधीनस्थ कौन से होते हैं? जो दूसरों की चापलूसी करने वाले होते हैं, दूसरों की गुलामी करने वाले लोग होते हैं, चापलूस टाइप के जो लोग होते हैं, फ्लैटरर होते हैं, वो अपने अधीनस्थ के अंतर्गत आते हैं। प्रभुत्वपूर्ण जो लोग स्वावलंबी होते हैं, यानी कैसे होते हैं? स्वावलंबी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेंट लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? प्रभुत्वपूर्ण लोग होते हैं। जो चापलूस होते हैं वो अधीनस्थ होते हैं। ये गाल्डन आलपोर्ट का वर्गीकरण है, यानी आलपोर्ट को प्रवृत्ति के आधार पर प्रभु के अधीन रखा गया। तो प्रभुत्वपूर्ण और अधीनस्थ दो प्रकार का वर्गीकरण है, किसके आधार पर है? प्रवृत्ति के आधार पर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा फास्ट जरूर है पर लेकिन समझ में भी अच्छी तरीके से आ रहा होगा। आलपोर्ट के बाद अगला वर्गीकरण है अपना थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की जब बात आती है तो अपन को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत याद आ जाता है और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक याद आ जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? अपने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। तो बात आती है जब थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक का वर्गीकरण है। तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व कितने प्रकार में विभाजित किया है, किस आधार पर किया है? तो इसके लिए मंत्र क्या है? मंत्र का जाप करेंगे कि थॉर्नडाइक ने कल्पना के साथ स्कूल जाकर प्रत्यय का गहन अध्ययन किया। एक लाइन याद रखना है बस, थॉर्नडाइक का वर्गीकरण याद हो जाएगा। यानी थॉर्नडाइक ने कल्पना के साथ स्कूल जाकर के प्रत्यय का गहन अध्ययन किया। तो देखो कल्पना के साथ, तो थॉर्नडाइक का वर्गीकरण किस आधार पर है भैया? कल्पना एवं चिंतन शक्ति या विचार शक्ति में बोलूं, कल्पना एवं चिंतन शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने अपना वर्गीकरण दिया है। किस आधार पर दिया है दोस्तों? कल्पना एवं चिंतन शक्ति। तो कल्पना से ये दोनों शब्द जुड़े हुए आएंगे परीक्षा में, जब भी पूछे जाएंगे या तो कल्पना के आधार पर या चिंतन के आधार पर, नहीं अलग अलग से पूछा जाएगा। कल्पना और चिंतन दोनों शब्द साथ होंगे। तो कल्पना से अपना पता चलता है कि कल्पना से, तो कल्पना एवं चिंतन के साथ स्कूल जाकर, स्कूल से अपना पहला हो गया स्थूल विचारक। पहला वर्गीकरण कौन सा है भैया? पहला प्रकार कौन सा बताया व्यक्ति का? स्थूल विचारक। स्कूल जाकर शब्द साइलेंट है भैया, ठीक है, के साथ शब्द साइलेंट है। स्कूल का महत्व है, कल्पना का महत्व है, ठीक है क्या? प्रत्यय, तो दूसरा प्रकार कौन सा हुआ भैया? प्रत्यय विचारक।
यानी पहला हो गया अपना स्थूल विचारक, दूसरा हो गया प्रत्यय विचारक, तीसरा शब्द क्या है गहन। तो गहन शब्द का भी बहुत अर्थ है यहाँ पर, तो गहन से हो गया अपना गहन विचारक। यानी थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताया है? व्यक्तित्व 3 प्रकार का बताया है, स्थूल विचारक, प्रत्यय विचारक एवं गहन विचारक। स्थूल विचारक ये होते हैं, ये बड़ी सोच वाले लोग होते हैं, छोटी मोटी बातों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। प्रत्यय विचारक किसी शब्द का अर्थ जानना, उसकी अर्थ की महत्ता को समझना, अर्थ के महत्व को अच्छी तरीके से समझना प्रत्यय विचारक होते हैं। गहन विचारक यानी किसी भी घटना को देखते हैं या किसी भी घटना के बारे में सुनते हैं तो उस घटना का बड़ी गहराई से अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, ये अपने गहन विचारक के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आपको थॉर्नडाइक का वर्गीकरण भी बैठे बैठे याद हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के बाद अब अगला वर्गीकरण किसका है भैया? थॉर्नडाइक के बाद अगला वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे। देखो एक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको भारतीय दृष्टिकोण और एक पढ़ाऊंगा आपको भारतीय आयुर्वेद के अनुसार और एक आधुनिक दृष्टिकोण। अब मैं थोड़ा चर्चा करता हूं आपसे भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। किसके अनुसार? भारतीय दृष्टिकोण। देखो जो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार है वही अपना भागवत गीता भी उसी को बोलती है, या फिर भागवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, या फिर जिसे भागवत गीता बोलती है उसी को क्या बोलता है अपना ऋग्वेद बोलता है, यानी ऋग्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। देखो भारतीय दृष्टिकोण ऋग्वेद के अनुसार और भागवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, तो इनके आधार पर भी व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार हैं, सब जानते हैं, सत्य रज कर्म, ठीक है क्या? सत्य रजतम, ठीक है क्या? तो कौन सा है? पहला कौन सा है? सतोगुणी, दूसरा है अपना रजोगुणी, तीसरा है अपना तमोगुणी। यानी 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है भारतीय दृष्टिकोण में, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी में आता है अपना गुण प्लस गुण, और रजोगुणी में आता है अपना गुण प्लस अवगुण वाले लोग किस में आते हैं? रजोगुणी में आते हैं। तमोगुणी में कैसे लोग आते हैं? जिनके अंदर केवल और केवल क्या होते हैं? अवगुण ही अवगुण होते हैं, वो लोग किस में आते हैं? तमोगुणी में आते हैं। तो याद करने की ट्रिक्स क्या है? इसको ट्रिक्स याद रखना है भाई कि भारत की शरत याद रखना, भारत की शरत। सा से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार का व्यक्तित्व है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, या अपना ऋग्वेद के अनुसार या भागवत गीता में 3 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। वो 3 प्रकार का क्या है? सतोगुणी में ऐसे लोग आते हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके अंदर केवल गुण ही गुण हो, अवगुण नाम की चीज़ देखने के लिए नहीं मिलती है। तो देखो, और तमोगुणी में ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर केवल अवगुण ही अवगुण हो, यानी गुण नाम की चीज़ नहीं मिलती है, वो अपने तमोगुणी होते हैं। देखो मेरे अनुसार देखा जाए तो ये व्यक्तित्व भी खराब है, ये व्यक्तित्व भी खराब है, इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है? रजोगुणी। यानी ये लोग कर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं, यानी कर्म पर भरोसा रखने वाले लोग होते हैं। इनके अंदर परिस्थिति के अनुसार ये लोग गुण भी प्रदर्शित करते हैं, और ऐसी परिस्थिति आती है तो वो अवगुण भी प्रदर्शित करते हैं, यानी गुण और अवगुण ये दोनों चीज़ें इन लोगों के अंदर होती है रजोगुणी के अंतर्गत। दोस्तों आशा करता हूँ ये प्रकार भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला वर्गीकरण देखते हैं अपन। अगला अपना जो वर्गीकरण है मैं अब आपको पढ़ाऊंगा आयुर्वेद के अनुसार, यानी अपना जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद व्यक्तित्व कितने प्रकार का बताता है? तो आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? एक है पित्त प्रधान, वही अपना हिप्पोक्रेटस वाले ही हैं देखा जाए तो, पित्त प्रधान, वात प्रधान, और तीसरा है अपना कफ प्रधान। याद रखना है पित्त वात कफ, यानी कहने का मतलब है पित्त वात कफ, ठीक है क्या? तो सीधी सी बात है। देखो आयुर्वेद को चलाने वाले कौन होते हैं? वैद्य होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ कि
यानी वैद्य ने जब दवाई दी तो दवाई उसने कफ में दी, तो हम क्या बोलेंगे हम भैया, जब अपन को कोई दवाई देगा आयुर्वेद में और वो भी किस में देगा, कफ में, तो हम क्या बोलेंगे भैया, मुझे दर्द बहुत तेज हो रहा है, पीवा कफ। देखो पी से हो गया पित्त प्रधान, वा से हो गया वात प्रधान और कफ से हो गया कफ प्रधान। भाई जब अपने पेट में दर्द हो रहा होगा और वैद्य जी ने कफ में दवाई को घोल दिया तो हम क्या कहेंगे, अरे जल्दी पिवा कफ, हमारे तो दर्द बहुत तेज हो रहा है। तो पिवा से पी से पित्त प्रधान, वा से वात प्रधान और कफ से अपना हो गया कफ प्रधान। याद रखना, देखो पित्त प्रधान ये लोग होते हैं दुखी, यानी एक तरीके से क्रोधी लोग होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यानी गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, यानी गुस्सैल आप जानते हो, कॉलेरिक बोलते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तुक मिजाजी होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, यानी गुस्सैल, चिड़चिड़े, क्रोधी, तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। ये कैसे होते हैं, पित्त प्रधान, जिनमें पित्त की अधिकता पाई जाती है। वात प्रधान में कैसे लोग होते हैं, ऐसे लोग जो कि वायु विकारों से पीड़ित होते हैं। कफ प्रधान में ऐसे लोग कैसे लोग होते हैं, जिनको हमेशा सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या बनी रहती है, वो कैसे होते हैं, कफ प्रधान होते हैं। और कफ प्रधान वाले हो, ऐसे में घर से मत निकलना, नहीं तो डॉक्टर कोरोना घोषित कर देगा, यानी कोरोना, क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम तो मैं रहता ही है, ठीक है क्या। तो कफ प्रधान ये आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण था। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आयुर्वेद के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण व्यक्तित्व का देखा जाए। कौन सा दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। आज का दृष्टिकोण क्या कहता है, आज के दृष्टिकोण में हमें व्यक्तित्व 3 प्रकार का मिलता है, यानी भावशील, दूसरा है विचारशील, पहला है भावशील, दूसरा है विचारशील और तीसरा है अपना कर्मशील। यानी व्यक्तित्व कितने प्रकार का है, आधुनिक दृष्टिकोण में 3 प्रकार का, भावशील, विचारशील, कर्मशील। भावशील में ऐसे लोग आते हैं जो जल्द भावनाओं में बहने वाले होते हैं। विचारशील किसी भी कार्य को सोच विचार कर करने वाले होते हैं। कर्मशील यानी कर्म पर भरोसा रखने वाले लोग होते हैं, जो कर्मशील कहलाते हैं। ये अपना था व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण, यहाँ तक समाप्त होता है। बाकी के वर्गीकरण और भी दिए हुए हैं नोट्स में, जल्द ही मैं आपको कम से कम समय में नोट्स भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। वो किस माध्यम से करता हूं, इस चीज़ पर भी रणनीति बना रहा हूं कि किस तरीके से आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाएं। उसमें सारी चीज़ों का व्याख्यान है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिजिटल नोट्स रेडी करवाए हुए हैं। अब की बार कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ना प्रिंट हटने की ना कुछ, डिजिटल बहुत बेटर तरीके से आपको नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनवाए हैं। मेरे पास बस देने का वो है कि किस तरीके से आप लोगों तक अवेलेबल कराना है, वो मैं जल्द ही आप लोगों को अवगत करा दूंगा। वीडियो के माध्यम से बताता हूं या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताता हूं, वो मैं उसी तरीके से बता दूंगा। हाँ भाई, ये था अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अब दोस्तों वर्गीकरण के बाद अब हम प्रारंभ करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांतों की। सिद्धांतों का शुभारंभ होता है व्यक्तित्व के अंतर्गत। यदि हम जब कभी भी सिद्धांत पढ़ते हैं व्यक्तित्व के, तो बस एक व्यक्ति का नाम हमारी जुबान पर जरूर आता है, वो व्यक्ति है अपने सिगमंड फ्राइड। यदि हमने पूरा व्यक्तित्व पढ़ लिया लेकिन फ्राइड का नाम नहीं पढ़ा, तो ये मान के चलो कि हमने व्यक्तित्व पढ़ा ही नहीं है, कि जो है कर्ता धर्ता वो पूरा क्या है, फ्राइड है। यानी एक व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहा हूँ कि यदि फ्राइड नहीं होता तो मनोविज्ञान में सेक्सुअलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि फ्राइड एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साइको एनालिसिस और साइकोसेक्सुअल 2 प्रकार की थ्योरी पर काम किया, जो कि हमारे मनोविज्ञान के लिए एक तरीके से बहुत अच्छी देन है और श्रेष्ठ कृति है उनकी। अब हम प्रारंभ करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांतों की। तो थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में यदि हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे व्यक्तित्व का, वो पढ़ेंगे मनोविश्लेषण सिद्धांत। आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो व्यक्तित्व के सिद्धांतों में हम किस सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, आज हम मनोविश्लेषण सिद्धांत। किस सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी।
साइको एनालिसिस थ्योरी, मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, मनोविश्लेषण सिद्धांत की जब शुरुआत होती है तो हमें फ्रायड अचानक याद आ जाते हैं जब कभी भी हमें मनोविश्लेषण शब्द लिखा मिलता है। देखो, आप जानते हो मनोविश्लेषण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मनोविश्लेषण। मनो माने मन, और मन का क्या, विश्लेषण। फ्रायड ने क्या किया है, मन का विश्लेषण किया है। इस सिद्धांत में मन किस तरीके से कार्य करता है, मन के अंदर कौन कौन सी टेंडेंसी होती हैं, मन की यानी कितनी प्रवृत्तियां हैं और मन कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस सिद्धांत में देखने के लिए मिलेंगी। मन की यानी टेंडेंसी ऑफ माइंड, यानी टाइप्स ऑफ माइंड, यानी मन के प्रकार, मन की प्रवृत्तियाँ, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, यानी ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए इस थ्योरी के अंतर्गत मिलेंगी। अब हम प्रारंभ करते हैं। देखो, मन का विश्लेषण। अब मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी फ्रायड का नाम याद आता है तो आपको इनका पूरा जीवन लगभग याद सा आ जाता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से फ्रायड के बारे में खूब बताया है। मैंने फ्रायड के इतिहास के बारे में खूब बताया है, लेकिन यह ऑनलाइन क्लास है, यहाँ भी पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। देखिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी, यानी मन का विश्लेषण किया सिगमंड फ्रायड। देखो, सिगमंड फ्रायड आप जानते हैं कि मनोविज्ञान यूरोपीय देश की यूरोप की एक देन है। तो यानी यूरोप का एक राज्य है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, यूरोप का एक राज्य है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल यानी राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वो है वियना। तो जो यूरोप का एक राज्य है ऑस्ट्रिया, इस स्टेट की एक जो राजधानी है वियना, इस वियना के रहने वाले थे सिगमंड फ्रायड। देखिए, सिगमंड फ्रायड एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे एक तरीके से देखा जाए, लेकिन इनके जीवन में बदलाव कब आया और कैसे आया। मैं आपको फ्रायड के इतिहास के बारे में कई बार बता चुका हूँ, अब भी बताने का प्रयास करूँगा कि यूरोप में ऑस्ट्रिया वियना की बात है। तो जो सिगमंड फ्रायड थे उस समय हिटलर का शासन था, उसी समय इनकी कृतियाँ बहुत सारी हिटलर ने जला भी दी थी, नहीं तो आज फ्रायड की कृति इतनी होती मनोविज्ञान में कि हम देखते कि पूरी फ्रायड की साइकोलॉजी भरी पड़ी हुई थी। ये इन 2 सिद्धांत हम पढ़ते हैं, इन 2 सिद्धांतों ने तो तहलका मचा के रखा है पूरी साइकोलॉजी में। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या किया कि सिगमंड फ्रायड एक डॉक्टर थे, एक तरीके से पेशे से मरीजों का ट्रीटमेंट करते थे। इनका सेल्फ का वियना में क्या था, क्लिनिक था। एकमात्र ऐसा मनोविज्ञान का संप्रदाय है जिसकी शुरुआत एक क्लिनिक से होती है, वो है मनोविश्लेषण संप्रदाय या मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इनका एक क्लिनिक था। मैं थोड़ा अब स्टोरी को सुना रहा हूँ, इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना। तो इनका एक क्लिनिक था वियना में सिगमंड फ्रायड का। तो सिगमंड फ्रायड का एक क्लिनिक था। एक दिन की बात थी, फ्रायड साहब बैठे हुए थे अपने क्लिनिक पर। एक औरत आती है, यानी एक महिला आती है, और वो महिला कहती है कि मुझे प्रॉब्लम है। यानी फ्रायड साहब उसको देखते हैं और कहते हैं कि आपको जो बीमारी है वो एक दिन में सही नहीं होगी, आपको 10 से 15 दिन मुझे मेरे क्लिनिक पर एडमिट होना पड़ेगा। महिला एग्री हो जाती है। उस महिला के साथ एक उसकी जवान लड़की होती है, यानी उस महिला के साथ एक जवान लड़की होती है, और माँ और बेटी यानी बेटी परवरिश के लिए माँ के साथ उस क्लिनिक पर रुक जाती है। भाई, फ्रायड के एक दोस्त थे, यानी इनका नाम मैं माइंड से आउट हो गया है, वो भी डॉक्टर थे शायद, प्रेरर। फ्रायड के एक दोस्त थे जिनका नाम था, यानी ये जो फ्रायड थे इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था प्रेरर। तो देखो, ये भी डॉक्टर थे पेशे से, प्रेरर।
तो आप लोग जानते हैं कि जब डॉक्टरों हो या कोई भी हो, जब हमारे बस की चीज़ नहीं होती तो दूसरे डॉक्टर के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्राइड ने सोचा कि मैं इन्हें ट्रांसफ़र क्या करूं, मैं अपने दोस्त प्रेरर से बोल दूं तो वो यहीं पर आकर के इलाज इनका कर देंगे, 10 से 15 दिन इनको ट्रीटमेंट देंगे, शायद वो इनकी बीमारी को जल्दी से जल्दी सही कर देंगे। तो अब होता क्या है कि उस महिला को प्रेरर इलाज देने लगे। प्रेरर दिखने में इतने सुंदर थे कि इस लड़की को पहली नज़र में ही जो होना था वो हो गया। आप लोग भी जानते हो क्या हो गया, मैं नहीं जानता। तो इस लड़की को पहली नज़र में ही हो गया। अब इस लड़की को ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, एक तरीके से प्रेरर के आने का इंतज़ार, दरवाज़ा खटखटाने का इंतज़ार, पैरों की आवाज़ का इंतज़ार, कोई सफ़ेद कपड़े पहने हुए दिखता है झट से खड़ी हो जाती है। यानी इसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। अब लड़की के अंदर ख्याल आता है, भाई एक दिन की बात थी कि प्रेरर साहब यानी ट्रीटमेंट देने के लिए आए, लड़की जब उनके पास गई एकदम से जो दवाई थी वो लड़की के हाथ से छूट गई और डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या हुआ, तो लड़की की आवाज़ भी नहीं निकलती। आप भी जानते हैं ऐसी परिस्थिति में होता क्या है। तो होता क्या है आगे, ज़्यादा स्टोरी को नहीं बढ़ाना चाहूँगा, इंटरेस्टिव बनाते रहो, कितनी भी बनाना है, ऑफलाइन क्लासेस में ही अच्छी लगती हैं ये सारी बातें। तो क्या हुआ कि जो प्रेरर थे यानी जो लड़की थी वो प्रेरर से प्रेम कर बैठी, इतना प्रेम कर बैठी कि वो उसको अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं रहा। एक दिन उस लड़की ने प्लान बनाया कि मैं प्रेरर साहब को ज़रूर टच करूँगी, क्योंकि टच करने में ही जब ऐसी कंडीशन होती है, वन साइडेड लव होता है ना, वन साइडेड एक तरफा प्यार, तो ऐसी कंडीशन होती है सामने वाले को पता भी नहीं रहता और हमें हो जाता है। ऐसा होता है सामने वाले को पता भी नहीं है और कब हो गया, सामने वाला क्या से क्या सोच रहा है। तो उसने एक दिन टच करने के लिए सोचा। तो लड़की ने क्या किया, जब डॉक्टर साहब आते हैं तो जानबूझ कर के वो उनके पास गई और इस तरफ का आधा हिस्सा यानी धक्का मार दिया, यानी उनकी बॉडी को टच किया। लड़की को एकदम से बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई कि आज टच कर दिया। टच करने के बाद क्या हुआ, ऐसे ही मामला चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, उस लड़की की माँ मर जाती है। मरने के बाद लड़की सोचती है, विचार करती है और वो अपने आप में कहती है कि मेरी माँ मेरी वजह से मरी है, क्योंकि ना मैं प्रेम करती ना माँ मेरी आज मरती। यानी लड़की इतनी डिप्रेस्ड हो जाती है माँ को लेकर के, इतनी तनाव में चली जाती है, इतनी अवसाद में चली जाती है, लड़की एकदम खाना पीना छोड़ देती है। और लड़की का जो एक तरफ का हिस्सा था, जिस हिस्से से उस डॉक्टर से टकराई हुई थी, वो हिस्सा क्या होता है, उसको पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज होने के बाद क्या होता है, अब वो लड़की ना एक तरीके से बिस्तर पर पड़ी रह जाती है। जब फ्राइड साहब के क्लिनिक पर उस लड़की को लाया जाता है पड़ोसियों द्वारा, तो फ्राइड साहब ने समझा, चेक किया, न्यूरो सिस्टम में कोई कहीं कमी नहीं थी, पूरी बॉडी में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी पैरालिसिस कैसा है। फ्राइड साहब समझ गए कि मामला कुछ और है। लड़की से बातें करने लगे। लड़की ने अपने दिल की बात व्यक्त की कि मेरी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है, ऐसे ऐसे मैं आपके साथी डॉक्टर प्रेरर से प्रेम कर बैठी। फ्राइड साहब ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम दुनिया में हर व्यक्ति करता है, आपने कोई गलत नहीं किया है, पर लेकिन आपकी माँ जितने दिन तक उन्हें चलना था उतने दिन चली, ये सब आपकी वजह से ही माँ आपकी अब तक जीवित रह पाई। यानी लड़की को कुल मिलाकर के एक तरीके से पॉजिटिव विचार लड़की के सामने व्यक्त किए
उस लड़की के सामने पॉजिटिव विचार व्यक्त करने के बाद सिगमंड फ्राइड ने उस डॉक्टर से उस लड़की की शादी करवा दी। गारंटी से उस लड़की का जो पैरालिसिस था वो अच्छी तरीके से ठीक हो गया। उसी दिन से फ्राइड ने अपनी सारी डिग्रियां एक साथ हटा दी और उसने काम कर दिया किस पर, मन पर काम प्रारंभ कर दिया, मन का विश्लेषण प्रारंभ कर दिया कि मन के द्वारा भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ से प्रारंभ होती है मनोविश्लेषण की। ठीक है क्या? अब मैं बात करता हूँ सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत की। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने मनुष्य के जीवन से संबंधित 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। सबसे पहले मैं फ्राइड की मूल प्रवृत्तियों की चर्चा करता हूँ। यानी सिगमंड फ्राइड ने मानव मूल प्रवृत्तियाँ कितने प्रकार की बताई हैं? 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। एक मूल प्रवृत्ति है जिसका नाम है जिजीविषा और एक मूल प्रवृत्ति है जिसका नाम है मुमूर्षा। जिजीविषा जिसे अपन बोलते हैं जीवन दाहिनी और मुमूर्षा जिसे अपन बोलते हैं मृत्यु दाहिनी। जीवन दाहिनी, मृत्यु दाहिनी। देखिए, ये लाइफ इंस्टिंक्ट होती है, ये डेथ इंस्टिंक्ट होती है, जीवन दायिनी और मृत्यु दायिनी। देखो, जीवन दायिनी मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है? देखो, इस जीवन दायिनी मूल प्रवृत्ति में व्यक्ति रचनात्मक कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? रचनात्मक कार्य या फिर विध्वंसक कार्य करता है। रचनात्मक या फिर कैसे? विध्वंसक कार्य करता है। कौन सी मूल प्रवृत्ति में? जिजीविषा या फिर जीवन दायिनी प्रवृत्ति में। और व्यक्ति किसकी सोचता है? जीवन जीने की सोचता है। यानी रचनात्मक, सॉरी मैं गलत बोल गया, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, इस कारण ऐसा हो गया। व्यक्ति रचनात्मक कार्य करता है एवं जीवन जीने की सोचता है। नए नए कार्यों को करता है, जीवन जीने की सोचता है, तभी रचनात्मक कार्य करता है। लेकिन जो मुमूर्षा मूल प्रवृत्ति होती है मृत्यु दायिनी, इसमें व्यक्ति आक्रामक कार्यों को बढ़ावा देता है। जब हम आक्रामक कार्य करेंगे, काहुए लूटेंगे, काहुए मारेंगे, तो हमारी मृत्यु निश्चित है। पुलिस मारेगी या तो पुलिस एनकाउंटर करेगी। यानी जो विकास दुबे वाली घटना है उसके अंदर इस मूल प्रवृत्ति का मृत्यु दायिनी का ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए था। आक्रामक एवं विध्वंसकारी कार्य। कैसे कार्य? विध्वंसकारी। आक्रामक या विध्वंसकारी कार्य, अनुशासनहीनता ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। तो वो आक्रामक कार्य, क्योंकि मृत्यु दायिनी यानी व्यक्ति मरने की सोचता है, मरने की उसे कोई चिंता ही नहीं होती, मरने की ओर भागता है। देखिए, सिगमंड फ्राइड ने इस मूल प्रवृत्ति को अपने शब्दों में क्या कहा है? इरोज कहा है। इरोज, इसके लिए एक वर्ड यूज किया है इरोज। इसके लिए एक वर्ड यूज किया है थैनाटोस। यानी जो मृत्युदायिनी है उसके लिए थैनाटोस। यानी मान के चलो कि मृत्युदायिनी एक के अंदर ज़्यादा आती, जब वो मर रहे हो लास्ट में तो जो जी कहते हैं जिजीविषा, कि काय को मर रहा हो, मत्त मत्त में टोस खाए ले तो मत्त मत्त में टोस, तो थैनाटोस मृत्युदायिनी। अब जिजीविषा के लिए रोज बचा, वो आप लगा सकते हो आसानी से। ये फ्राइड की 2 मूल प्रवृत्ति थी। फ्राइड की 2 मूल प्रवृत्ति के बाद अब मैं कुछ इनकी शब्दावली बता रहा हूँ इनके सिद्धांत से पहले। एक है जो जिसका नाम है लिबिडो। लिबिडो का नाम आपने खूब सुना है, लिबिडो के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। लिबिडो क्या है? बैंक ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। यानी एक तरीके से देखा जाए स्टोर ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। स्टोर ऑफ सेक्सुअल एनर्जी यानी काम प्रवृत्ति की जो ऊर्जा होती है व्यक्ति के अंदर, उसका जो स्टोर होता है, उसका जो भंडार गृह होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। यानी काम प्रवृत्ति या काम शक्ति के भंडार गृह को लिबिडो कहा जाता है। देखिए, जब लिबिडो की अधिकता शरीर में बढ़ जाती है तो व्यक्ति कुछ समायोजित हो जाता है। यानी हमें लिबिडो का दमन नहीं करना चाहिए, लिबिडो को काम प्रवृत्ति के द्वारा शांत किया जा सकता है। लिबिडो जब अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है?
वो समायोजित हो जाता है, व्यक्ति को एक तरीके से पागलपन सा आने लगता है और वो आक्रामक और विध्वंसक यानी आपराधिक कार्यों को बढ़ावा देने लगता है। ये अपना किसके अंदर था? लिबिडो के अंदर था। लिबिडो के बाद दोस्तों अब इनकी थ्योरी में जो अगला वर्ड है, अगली शब्दावली है, जिसका नाम है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं स्वमोह। स्वमोह यानी स्वयं की सूरत से प्रेम, स्वयं से प्रेम करना, स्वमोह, जिसे अपन बोलते हैं नार्सिसिज्म। आप जानते हैं कि जो नार्सिसिज्म है, एक नार्सिस नाम का यूरोप में राजकुमार था। वो इतना सुंदर था कि उसको नज़र लग जाती थी। बचपन से उसको उनके माता पिता ने एक बंद कमरे में रखा। जब एक दिन वो अपने महल से बाहर जो स्विमिंग पूल बना हुआ होता है उसके किनारे जब खड़े होते हैं तो पानी में उनकी जब छाया पड़ती है तो अपने आप को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वाह मैं इतना सुंदर हूँ। तो वहीं से ये नार्सिसिज्म चला आ रहा है। नार्सिसिज्म स्वयं की सूरत से प्रेम करना। आप याद रखना कि ये जो नार्सिसिज्म है ये किशोरावस्था में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है लड़कों एवं लड़कियों में, क्योंकि अपनी सूरत से जब ही ज़्यादा प्रेम होता है अपने मुख से। अब देखो मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात पर आते हैं। मुख्य बात मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण, साइको एनालिसिस। मन के विश्लेषण के अंतर्गत दो बातें बताई सिगमंड फ्राइड ने। कौन कौन सी दो बातें बताई हैं? एक तो बताई है मन की प्रवृत्तियाँ, मन की प्रवृत्तियाँ, और दूसरी बात बताई है मन के प्रकार या मन के स्तर। मन की प्रवृत्तियाँ टेंडेंसी ऑफ माइंड और टाइप्स ऑफ माइंड, यानी मन की प्रवृत्तियाँ और मन के प्रकार, ये दो चीज़ें बताई हैं। एक तो मन की प्रवृत्तियाँ बताई हैं और एक मन के प्रकार बताए हैं। देखो मन की प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? देखो मन की प्रवृत्तियाँ उन्हें कहते हैं, ये आंतरिक होती हैं। आप लोग भी जानते हो अच्छी तरीके से कि मन की प्रवृत्तियाँ वे होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है? संचालन होता है। यानी टेंडेंसी ऑफ माइंड किसे कहते हैं? यानी टेंडेंसी ऑफ माइंड यानी एक तरीके से कंट्रोल ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कहने का मतलब है टेंडेंसी ऑफ माइंड किसे कहते हैं? कंट्रोल ऑफ पर्सनैलिटी। यानी कहने का मतलब है ये एक ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो आपके व्यक्तित्व का क्या करती हैं? व्यक्तित्व का संचालन करती हैं। क्या करती हैं? यानी व्यक्तित्व का नियंत्रण करती हैं। एक तरीके से व्यक्तित्व का संचालन करने वाली जो एक प्रवृत्ति होती है, यानी व्यक्तित्व का संचालन जिसके माध्यम से हमारा होता है, उन्हें हम मन की प्रवृत्तियाँ कहते हैं। मन की प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं? मन की प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं कि जिनके द्वारा हमारे व्यक्तित्व का संचालन होता है, उन्हें हम मन की प्रवृत्तियाँ कहते हैं। मन के प्रकार आप जानते हैं कि मन कितने प्रकार का होता है? मन के स्तर यानी मन के कितने स्तर होते हैं? वो मन के स्तर होते हैं। हाँ, तो मन की प्रवृत्तियों को सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेंडेंसीज ऑफ माइंड, यानी मन की प्रवृत्तियाँ। तो देखो मन की प्रवृत्तियों के बारे में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मन की प्रवृत्तियाँ। मन की प्रवृत्तियाँ सिगमंड फ्राइड ने कितने प्रकार की बताई हैं? जो मन की प्रवृत्तियाँ हैं वो फ्राइड ने 3 प्रकार की प्रवृत्ति बताई हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब वो कौन कौन सी हैं 3 प्रकार की, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। बड़े विस्तार के साथ पढ़ेंगे, आराम से रिलैक्स मूड में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो मन की प्रवृत्ति है
जिसको कहा है इड, इसे हिंदी में बोलते हैं इदम, इसे हिंदी में बोलते हैं इदम। दूसरी मन की प्रवृत्ति है जिसे बोलते हैं अपन ईगो, इसे हिंदी में बोलते हैं अहम। तीसरी मन की प्रवृत्ति है जिसे अपन बोलते हैं सुपर ईगो, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन परा अहम। यानी इदम अहम परा अहम, यानी इड ईगो एवं सुपर ईगो, इड ईगो एवं सुपर ईगो। देखो इदम अहम परा अहम, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इदम की। देखिए जो हमारा व्यक्तित्व होता है, इस व्यक्तित्व के अंतर्गत दो चीज़ें मुख्य होती हैं। एक तो होती है हमारी मेंटल पावर, मेंटल पावर यानी हमारी मानसिक शक्तियाँ, यानी मानसिक शक्ति, और दूसरी होती है हमारी शरीर की इच्छा। दो पहलू होते हैं यहाँ पर, दो एस्पेक्ट यानी दो पहलू हैं। एक तो है अपनी मेंटल पावर और एक है अपनी फिजिकल नीड्स यानी शारीरिक इच्छा। याद रखना, दो चीज़ें अपन को पकड़ के रखना है, मेंटल पावर यानी मानसिक शक्ति और एक है अपनी फिजिकल नीड यानी शारीरिक इच्छा। तो अब मैं आपको थोड़ा अपनी भाषा में बता दूं कि इड किसे कहते हैं। इड किसे कहते हैं, यह ऐसी प्रवृत्ति होती है, यह ऐसी प्रवृत्ति होती है जो हरदम व्यक्ति को सुख की ओर खींचती है। किसकी ओर खींचती है? सुख की ओर खींचती है। वो सुख कैसा होता है? जो दूसरों को दुख पहुंचा करके प्राप्त किया जाता है, यानी दूसरों को दुख पहुंचाकर जो सुख प्राप्त किया जाता है वो इदम यानी इड वाले व्यक्तित्व में होता है। इड में व्यक्ति किसकी ओर भागता है? सुख की ओर भागता है। और वो सुख कैसा होता है? सामने वाले को दुख पहुंचा करके प्राप्त किया हुआ सुख होता है। इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को इड कहते हैं। इड के बारे में अब देखते हैं कि भाई साहब मेरी बात सुनना, तुम एक उदाहरण सुनना। उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है। अब उसको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे रास्ते में। पहले मैं बता रहा हूँ इड व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, जिन व्यक्ति के अंदर इड की प्रधानता ज़्यादा होती है उसका उदाहरण दे रहा हूँ कि बाइक से एक व्यक्ति निकल रहा है, उसको सबसे पहले यानी उस व्यक्ति को इड वाले व्यक्ति मिले। इड वाले व्यक्ति मिले तो वो व्यक्ति क्या कर रहा होता है कि वो बाइक से जा रहा है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी माँ की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपनी माँ की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा होता है। रास्ते में उसे अचानक इड व्यक्तित्व वाले लोग यानी इड प्रवृत्ति वाले लोग मिल जाते हैं। तो भाई इनको मतलब नहीं है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है लेकर के, ये पैसा बुरा है या अच्छा है। अब उन्होंने तो अपना सुख देख लिया कि भैया आज शाम को बढ़िया पार्टी होना है, मुर्गा कटनो, बकरा कटनो, लंबी बोतल खुलनो है। यानी इन्होंने तो पूरी फुल प्लानिंग बना ली, भाई हमें अपने सुख के लिए आज लूट करनी है। वो व्यक्ति करता है, जैसे ही उनके सामने से निकलता है अचानक से बाइक को गिरा देते हैं, कनपट्टी पर बंदूक रखते हैं और वो उसके पास पैसा होता है, उस पैसे को छीन लेते हैं, उस पैसे को लूट लेते हैं और लूटने के बाद यानी उस व्यक्ति को मार दें या उसको छोड़ दिया बाद में। तो इन्होंने अपने सुख को प्राप्त किया, इन्होंने अपने सुख को प्राप्त किया, लेकिन सामने वाले को क्या पहुंचाया? दुख पहुंचाया। क्या पहुंचाया? दुख पहुंचाया। अब देखो यहाँ बात आती है मानसिक शक्तियों की और शारीरिक आवश्यकताओं की, मेंटल पावर एंड फिजिकल नीड्स की। मेंटल पावर का यहाँ पर क्या रोल है?
कि जो इड व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, इड वाले, इन व्यक्तियों के अंदर जो मेंटल पावर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इनके अंदर मानसिक शक्तियाँ बिल्कुल नहीं होती है। मानसिक शक्तियों में क्या आता है अपना, मानसिक शक्तियों में क्या आता है, सोचना है, तर्क करना है, कल्पना करना है, ये सारी चीज़ें मानसिक शक्तियों में होती हैं। पर लेकिन इनके अंदर तो मानसिक शक्तियाँ नाम की चीज़ है ही नहीं। अब भाई जिस व्यक्ति के अंदर मानसिक शक्ति है ही नहीं, अब भैया क्या हुआ, उन्होंने तो अपना सुख प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति लौट करके गया, बद्दुआएं दे करके गया, और ये मान के चलो इन्होंने क्या ले ली, अपने पाले में बद्दुआएं ले ली। अपना सुख तो देखा पर लेकिन दूसरे को दुख पहुंचाया। यानी एक भिखारी है, सड़क पर पड़ा हुआ है, और उस भिखारी के पैसे यदि लूट लिए जाएं तो वो एकमात्र कौन सा व्यक्ति हो सकता है, इड प्रवृत्ति वाला हो सकता है। यानी इड वाला व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर सकता है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि वही व्यक्ति मान के चलो एक दूसरा व्यक्ति, उसके प्रकार भी ऐसा होता है, उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती है, वो पैसा इकट्ठा कर के दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से अचानक दवाई लेने के लिए जा रहा है। उसे सड़क पर ये वाले 4 लोग मिलते हैं, ये वाले ईगो वाले। तो उन्होंने 4 लोग मिलते हैं, उन्होंने सोचा कि आज शाम को पार्टी करते हैं। पार्टी करने के साथ साथ उन्होंने उसको रोक तो दिया कि भाई इससे लूट लेते हैं। उससे पूछा तो उसने अपनी पूरी परिस्थिति बताई कि भैया मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, ऐसे ऐसे मैं पैसे को वहाँ लेकर के जा रहा हूँ, मुझे जाने दो नहीं तो मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। उन 4 लोगों में ईगो था, अहम था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब सुपर ईगो की बात आती है। अब उसी प्रकार से तीसरी घटना भी इसी प्रकार के व्यक्ति के साथ होती है। तो ये जो सुपर ईगो वाले होते हैं, उनके अंदर वो दूसरों को दुख पहुंचा करके, यानी खुद को दुख पहुंचा करके दूसरों को सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। उनके सामने से ऐसा व्यक्ति निकलता है, पहली बात तो वो रोकेंगे ही नहीं, यदि किसी कारणवश रोक लिया तो उसकी सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसे अपनी ओर से पैसा देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखना, तो इड किसे कहते हैं, इड एक ऐसी मनोशारीरिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसकी मानसिक शक्तियों के द्वारा सोचकर समझ करके उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यानी इड किसे कहते हैं, इड एक ऐसी मनोशारीरिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की मानसिक शक्तियाँ जिसमें व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं मानसिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाती हैं, कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, या मैं यूँ कहूँ शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि मानसिक शक्तियों के द्वारा उनको रोका नहीं जा सकता है। तो तब इस मनोशारीरिक स्थिति को एकदम इड कहते हैं। ईगो की बात करते हैं तो ईगो में उन्होंने संतुलन स्थापित किया। तो इसमें क्या होता है कि मेंटल पावर और शारीरिक इच्छाएं आपस में क्या कर लेती हैं, संतुलन स्थापित कर लेती हैं या नियंत्रित हो जाती हैं। और सुपर ईगो में क्या होता है कि मेंटल पावर होती हैं वो फिजिकल नीड की तुलना में ज़्यादा होती हैं, यानी शारीरिक इच्छाएं बिल्कुल कमज़ोर होती हैं किसकी तुलना में, मानसिक शक्तियों की तुलना में। यानी इनके शरीर की इच्छाएं जो बिल्कुल क्या होती हैं, कम होती हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनता कैसे हैं और वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उन फैक्ट के बारे में अब अपन चर्चा करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि जो इड व्यक्तित्व वाले, इड प्रवृत्ति वाले होते हैं वो खुद को यानी स्वयं सुख को प्राप्त करने के लिए सामने वाले को दुख पहुंचा देते हैं। हाँ, इड की बात करें तो इड के अंदर अब हम पॉइंट पढ़ेंगे 1 बाय 1। इड कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, इड किसके सिद्धांत पर, इसका मुख्य कार्य क्या है, सुखवादी सिद्धांत, सुखवादी या फिर कौन से सिद्धांत पर, आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। सुखवादी या फिर आनंद का सिद्धांत,
इड कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये सुख के सिद्धांत पर या आनंदवादी सिद्धांत या आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी मैं कहना चाहूँ तो इड किस थ्योरी पर कार्य करता है? यानी इड होता है थ्योरी ऑफ प्लेजर। थ्योरी ऑफ प्लेजर यानी सुख का सिद्धांत या फिर आनंद का सिद्धांत। और ये जो ईगो होता है ये थ्योरी ऑफ रियलिज्म। देखो ये व्यक्ति वास्तविकता को पहचानने वाले होते हैं, तो ये थ्योरी ऑफ रियलिज्म पर आधारित होता है। ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यथार्थ या फिर मैं बोलूँ तो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? ईगो। जो सुपर ईगो होता है ये थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म पर कार्य करता है। यानी तो देखा जाए तो ये अपने आप में कैसा होता है भैया? आदर्श के सिद्धांत पर या फिर नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब एक एक से पॉइंट देखते हैं। देखो वो आदर्श या नैतिकता के सिद्धांत पर यानी थ्योरी ऑफ प्लेजर, थ्योरी ऑफ रियलिज्म, थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म, यानी 3 थ्योरी है मैंने। इड किस पर है? थ्योरी ऑफ प्लेजर। ईगो किस पर है? थ्योरी ऑफ रियलिज्म। सुपर ईगो किस पर बेस है? थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म। ये सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, ये यथार्थ या वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आदर्श या नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। इड की बात मैं और आगे करूं तो इड अपने आप में यानी एक कैसी आत्मा वाले लोग होते हैं, उस आत्मा को बोध नहीं होता है कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, क्या अच्छा कार्य है क्या बुरा है, कौन सा अपराध की श्रेणी में कार्य आता है, कौन सा अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये अपने आप में कैसी आत्मा होती हैं? अबोध आत्मा होती हैं। कैसी आत्मा होती हैं? अबोध आत्मा। यानी इन आत्माओं का बिल्कुल अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। अगर इनको अच्छाई बुराई ये पता चल जाए तो ये सुपर ईगो में नहीं आ जाएंगे और ये अपराध करना नहीं छोड़ देंगे लुटेरे। ये अपने आप में वास्तविकता को समझा तो ये अपने आप में कैसी आत्मा है भैया? ये अपने आप में बोध आत्मा है। और इस आत्मा का तो कहना ही क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये अपने आप में आदर्श आत्मा है। ये कैसी आत्मा है? अपने आप में आदर्श आत्मा है। देखिए भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। सत रजतम यानी तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी। तमोगुणी यानी तामसिक प्रवृत्ति वाले, पाश्विक प्रवृत्ति वाले। एक तरीके से देखा जाए इनके अंदर क्रोध ज़्यादा हो, गुस्सा ज़्यादा हो, तो ये जिसमें अवगुण ही अवगुण हो तो ये भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार इड प्रवृत्ति वाले लोग कौन से होते हैं? तमोगुणी। ईगो वाले कौन से होते हैं? यानी रजोगुणी। ईगो वाले कौन से होते हैं? रजोगुणी। और सुपर ईगो वाले कौन से होते हैं भैया? सुपर यानी ये तमो हो गया, ये रजो हो गया, ये अपने हो गए भैया सतोगुणी। सुपर ईगो वाले कौन से होते हैं दादा मेरे? सतोगुणी होते हैं। ठीक है क्या? ये हमें संकेत देते हैं इस व्यक्ति के अंदर जो प्रवृत्ति ज़्यादा होगी तो वो छीन लो का संकेत देगी। ये इस छीन लो के संकेत में क्या करेगी? नियंत्रण करेगी। और इसकी चर्चा करें तो ये ऐसा संकेत होने ही नहीं देगी, ऐसा संकेत उत्पन्न ही नहीं होने देगी, ऐसे विचार मन में आएंगे ही नहीं जिसके अंदर सुपर ईगो वाला व्यक्तित्व है। देखो ये अपने आप में समायोजित हैं क्या? मुझे एक बात बताइए, ये अपने आप में समायोजित हैं? नहीं है, समायोजन नहीं कर पाते ये लोग। देखो इन्होंने समायोजन नहीं कर पाया, यानी उस व्यक्ति को लूटा, उसने पुलिस में एफआईआर दे दी, एफआईआर करने के बाद इनको पकड़ लिया गया, इनकी पिटाई पड़ती है, तो इनका जीवन अस्त व्यस्त रहता है क्योंकि ये अपने जीवन के जीने के समय, जीते समय वातावरण के साथ समायोजन बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। तो ये व्यक्तित्व कैसा होता है? इस प्रवृत्ति के व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? ये कुसमायोजित होते हैं। कैसे होते हैं भैया? कुसमायोजित होते हैं। ये अपने आप में कैसे होते हैं?
ये अपने आप में समायोजित होते हैं। और ये वाले कैसे होते हैं अपने आप में? ये भी कुसमायोजित होते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुसमायोजित। भैया शरीर की इच्छाओं का पूरा होना भी जरूरी है। जब शरीर की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो व्यक्ति आक्रामक कार्य करने लगता है। कभी कभी आप सभी लोग जानते हैं, फ्राइड का लिबिडो समझाया था, वहाँ मैंने इस बात को समझाया था। तो ये भी अपने आप में कैसे होते हैं? कुसमायोजित होते हैं। और बात करें तो जो इड होता है, ये हमारे कौन से मन में निवास करता है, कौन से मन में रहता है? इड का संबंध हमारे अचेतन मन से होता है। ठीक है क्या? ईगो वास्तविकता से है, और वास्तविकता का संबंध हमारे कौन से मन से होता है? ये चेतन मन से होता है। और सुपर ईगो है, ये हमारे कौन से मन से संबंधित होता है? अर्ध चेतन मन से होता है। ये देखा जाए तो अनकॉन्शियस माइंड, ये अपना कॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड से इसका संबंध होता है। देखिए, अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के लोग हमारे रामायण में, महाभारत में देखने के लिए मिलते हैं। एक होते हैं देवीय, यानी जो देवता, जिनके अंदर देवों की भावना होती है, वो होते हैं देवीय। और एक होते हैं दानवीय, दानवीय यानी राक्षस। और एक होते हैं मानवीय यानी मनुष्य। ठीक है क्या? देवीय, दानवीय, मानवीय। तो ये अपने आप में कैसे हैं भैया? दानवीय हैं। ये तो दानव हैं, तो इनके अंदर दानव यानी दानवीय हैं। दानवीय बोलूँ तो यानी ये कौन सी प्रवृत्ति वाले लोग हैं? ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। दानवीय हैं, राक्षसी हैं। इन लोगों के अंदर कौन सी प्रवृत्ति है भैया? पाशविक प्रवृत्ति है। पाशविक प्रवृत्ति यानी पशुओं जैसी प्रवृत्ति करते हैं। एक पशु है, एक पशु है, मान के चलो, वो अपने पेट को भरने के लिए सामने वाले को दुख जरूर पहुंचा देगा, क्योंकि दूसरे जो उससे छोटा है उसको पीटेगा, मारेगा, खुद अपना पेट भरेगा। यानी पाशविक प्रवृत्ति वाले लोग, क्योंकि पशुओं में सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। पशु चिंतन नहीं कर पाते हैं, पशु सोच नहीं पाते हैं, पशु किसी भी घटना को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से ये लोग भी होते हैं। ये इनके अंदर कैसी प्रवृत्ति होती है भैया? ये मानवीय प्रवृत्ति होती है। या फिर ये मनुष्य के अंदर, ये कौन है भैया? पुलिस का, एक पुलिस कौन है? ईगो में आती है पुलिस। और ये कैसी होती है भैया? ये होती है दैवीय प्रवृत्ति। कैसी होती है? दैवीय। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि ये इड होता है, ये मनुष्य के अंदर कौन है भैया? ये मनुष्य के अंदर राक्षस है। ईगो होता है, ये मनुष्य के अंदर कौन है? ये मनुष्य के अंदर मनुष्य यानी मानव है। और सुपर ईगो कौन है? ये मनुष्य के अंदर देवता है, या फिर मनुष्य के अंदर कौन है? भगवान है। याद रखना दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो मन की 3 प्रवृत्तियाँ आप लोगों को समझाई हैं, ये प्रवृत्तियाँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। ध्यान रखना, मन की प्रवृत्तियों के बाद मनोविश्लेषण सिद्धांत में अब मैं चर्चा करूंगा मन के प्रकारों की। ठीक है क्या? मन की प्रवृत्तियों के बाद, ये तो थी मन की प्रवृत्तियां, अब मैं पढ़ूंगा टाइप्स ऑफ माइंड, यानी मन कितने प्रकार का होता है। मन के प्रकार। मन की प्रवृत्तियों के बाद अगला जो बिंदु है वो है मन के प्रकार। मन के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइंड। भैया मन कितने प्रकार का बताया है? तो देखो, मन की प्रवृत्तियां 3 बताई हैं फ्राइड ने, तो मन भी कितने प्रकार का बताया प्यारे दोस्तों? मन सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार का बताया है। कितने प्रकार का बताया है? टाइप्स ऑफ माइंड कितना है? 3 प्रकार का मन है। कौन कौन से मन होते हैं 3 प्रकार के भैया? ठीक है क्या? 3 प्रकार के मन हैं। एक तो है अपना चेतन मन, एक है अपना अर्ध चेतन मन, एक है चेतन, एक है अर्ध चेतन, और एक अपना है, ये है भैया अचेतन मन। यानी मन कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के।
देखो चेतन को तो अपन बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, और ये होता है सेमी या सब कॉन्शियस। ठीक है क्या? और ये होता है अपना अनकॉन्शियस। हाँ, इसको हम सेमी कॉन्शियस, इसको हम सब कॉन्शियस, इसको हम प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं, याद रखना। प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस अर्ध चेतन मन को बोलते हैं। सिगमंड फ्रायड ने जब मन के प्रकारों को समझाया तो इन्होंने मन के प्रकारों को समझाते समय एक बर्फ़ का मन के प्रकारों की तुलना एक बर्फ़ के टुकड़े की यानी पानी में तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े से की, यानी हिमशैल या हिमखंड या बर्फ़ का टुकड़ा बोलूँ मैं। देखो ये मैंने पात्र है एक पानी का, इसमें मैंने एक मान के चलो कि बर्फ़ का टुकड़ा मैंने डाल दिया, यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, तो बर्फ़ का टुकड़ा मैंने डाल दिया, तो ये वाला टुकड़ा है जो दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा किसी को, तो जो डूबा हुआ हिस्सा इसको फ्रायड क्या कहते हैं भैया? कौन सा मन कहते हैं? अचेतन। और जो मध्यस्थ बना रहा है, पानी में ना डूबा है ना उभरा है, ये कैसा है भैया? अर्धचेतन। ये कैसा है? अर्धचेतन। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या बताया सिगमंड फ्रायड ने? इसको बोला चेतन। यानी एक है चेतन, एक अर्धचेतन और अचेतन। देखो पानी में जो हिस्सा बाहर दिखाई देता है वो सबसे कम होता है, तो इसको चेतन बोला। ये लगभग 10% या इसको 1/10, और अचेतन का हिस्सा बताया 90% या फिर 9/10। याद रखना, यानी चेतन मन अचेतन मन कितना होता है? 90%। अर्धचेतन का कुछ नहीं है, बीच वाली स्थिति है भैया। ठीक है क्या? अब ये तो मैंने बता दिया चेतन कितना होता है, 10% या 1/10, अचेतन 90% या 9/10, और अर्धचेतन का कोई परसेंटेज नहीं है। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि चेतन मन कौन सा होता है। देखो चेतन मन की चर्चा करूँ तो ये व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? जागृत अवस्था होती है, जो कि हमारी वर्तमान समय में जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन से मन की स्थिति में हूँ? चेतन मन की स्थिति में हूँ। ये व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। जब व्यक्ति जागता है तब वह चेतन मन की स्थिति में रहता है, और इसका संबंध किससे होता है? वास्तविक जगत से होता है, यथार्थ की जगत से होता है। अर्धचेतन एक ऐसी होती है, ना तो जागृत अवस्था है व्यक्ति की, ना सुप्तावस्था है, उसके बीच की मध्य अवस्था है। और अचेतन व्यक्ति की कैसी अवस्था है? एक अचेतन व्यक्ति की सुप्तावस्था है। यानी जब मान के चलो, देखो क्या होता है कि जैसे हम जो वर्तमान में कर रहे होते हैं वो तो हमारी चेतना में रहता है। अब मान के चलो कि वो हमारी चेतना में रहता है। एक समय पर जब हम मान के चलो हमने तैयारी की, एक समय पर हमने किसी और जॉब की तैयारी की, या मान के चलो मैं और उदाहरण देता हूँ कि एक समय पर हमने जिसको चाहा, मान के चलो कि हम किसी से प्रेम करते थे, लेकिन आज उसकी शादी हो गई, तो जब तक हम उससे बात करते थे, हम उससे मिलते थे, तो वो हमारे चेतन में रहता था। और आज उसकी शादी हो गई तो कुछ समय बाद वो हमारे अर्धचेतन मन में आया, और उसके लंबे समय बाद वो हमारे अचेतन मन में यादें चली जाती हैं। तो अचेतन मन में रहता क्या है? दमित इच्छाएं। जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं वो अचेतन मन में रहती हैं। कटु अनुभूतियाँ यानी दुख भरे अनुभव हमारे कौन से मन में रहते हैं? अचेतन मन में रहते हैं। तो यानी अचेतन मन का संबंध सुप्तावस्था से होता है, चेतन मन का संबंध जागृत अवस्था से होता है, और अर्धचेतन मन का संबंध मध्यस्थ अवस्था से होता है, ना तो सुप्तावस्था ना जागृत अवस्था। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगा। इसके बाद फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत लेकर के आऊँगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर देना। जब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत कि 1 घंटे आपने हमारी वीडियो देखी है, देखोगे आप। मैं धन्यवाद अभी से एडवांस में दे देता हूँ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।